नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो पूरे देश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बारिश के मौसम में बहुत से इलाकों में तो कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर से उठाकर मौत की नींद सुला रहे हैं, उनके शरीर को नोच कर खा रहे हैं। ऐसे में कई मामले भी सामने आ चुके हैं जब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को कुत्तों ने अपना शिकार बना डाला। इनमें से बहुत से मामलों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो गई। कई जगह बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। एक तरफ आवारा कुत्ते हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉग लवर्स हैं जो केवल कुत्तों से प्रेम का दिखावा करते हैं लेकिन उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। और तीसरी तरफ लापरवाह संस्थाएं हैं जिनके कारण आवारा कुत्ते दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, लेकिन बाकी इलाकों की जनता क्या करे और कुत्तों के आतंक से मुक्ति कैसे मिले, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की गलियों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पशु प्रेमियों के किसी भी हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका बधियाकरण करने, उनका टीकाकरण करने तथा उन्हें श्वान आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा, ये सभी पशु कार्यकर्ता और तथा कथित पशु प्रेमी क्या वे उन सभी बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए हैं? सभी संवेदनशील स्थानों सहित सड़कों से आवारा पशुओं को तत्काल हटाने पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि इससे बच्चों को यह महसूस होगा कि वे साइकिल चलाते समय, खेलते समय सुरक्षित हैं और बुजुर्ग भी सैर पर जाने के दौरान सुरक्षित महसूस करेंगे। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कई निर्देश जारी किए और आवारा कुत्तों को हटाने के काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं और डॉग बाइट के 68,000 केस आते हैं। देश में 2024 में डॉग बाइट के 37 लाख मामले सामने आए थे। 2024 में देश में 54 मौतें रेबीज से हुई। भोपाल में करीब 1 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। हर साल करीब 20,000 लोगों को कुत्ते काटने के मामले आते हैं। जनवरी से जून 2025 के बीच भोपाल में 10,769 डॉग बाइट के मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 16 से 59 आयु वर्ग के 55% लोग शिकार हुए। 35% मामलों में 15 वर्ष तक के बच्चे और 10 से 15% मामलों में बुजुर्ग शिकार हुए। कार्रवाई के दौरान कई बार पेट लवर्स से बहस भी हुई। तो कोर्ट की तरफ से अब ये फरमान जारी कर दिया गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, खासतौर पर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जो आवारा कुत्ते हैं जहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, डॉग बाइट के केसेस हैं जो ज्यादातर सामने आ रहे हैं, उन इलाकों के जो कुत्ते हैं उन्हें उठाकर या तो किसी शेल्टर होम में उन्हें भेजा जाए या फिर उनकी नसबंदी की जाए। इस तरह के जो आदेश अब कोर्ट की तरफ से तो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन आदेशों के बीच में इस दौरान जब कार्रवाई की जाएगी, इसके बीच में अगर कोई भी संस्थान या कोई भी डॉग लवर बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि लाखों जो बच्चे हैं या जो लोग हैं हर साल डॉग बाइट के शिकार हो जाते हैं। कई जो बच्चे हैं या कई जो लोग हैं वो गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। रेबीज जैसी जो गंभीर बीमारी है वो लोगों को ग्रसित करे। आप देखिए तस्वीरों में ये मासूम, ये छोटे छोटे से बच्चे किस तरह से इन्हें ये डॉग बाइट के शिकार हुए हैं, ये मासूम नन्हेहाल। हालांकि अब क्या इसका निष्कर्ष होगा, समाधान क्या होगा, हल क्या होगा, आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इसके निष्कर्ष पर आने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गंभीर समस्या का हल क्या है। क्योंकि एक तरफ डॉग लवर्स का ये कहना है, डॉग प्रेमियों का ये कहना है कि आवारा कुत्ते अगर इन्हें किसी शेल्टर होम में
इन्हें रख दिया जाएगा तो इनका जो नेचुरल तरीके से जिस तरह से ये जीते हैं वो इनकी समाप्त होती जाएगी, ये कुत्ते और भी खतरनाक होते जाएंगे। तो दूसरी ओर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो खुले में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं ये लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट के केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लाखों लोग हर साल डॉग बाइट के केसेस से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं छोटे बच्चों की जिन्हें डॉगों ने काटा है, जिन्हें कुत्तों ने काटा है। और ये जो मामला है ये वाकई संवेदनशील मुद्दा भी है और एक ऐसी जटिल समस्या भी है जिसके समाधान पर, जिसके निराकरण पर बात करना बेहद जरूरी भी हो गया है आज के इस समय में। तो आपको बताते चले कि कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। इनमें से बहुत से मामलों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत भी हो गई है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। हम सबसे पहले शैली सूद जी की ओर रुख कर लेंगे। अवेयर सिटीजन हमारे साथ में जुड़ गई। बहुत स्वागत है शैली जी आपका नादी टीवी में। थैंक यू। शैली जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं ये संवेदनशील मुद्दा भी है और एक ऐसी जटिल समस्या भी है जिसका निराकरण होना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हर साल लाखों केस सामने आ रहे हैं डॉग बाइट के। अब ऐसे में दोनों ही पहलुओं पर हमें विशेष तौर पर सोचने की जरूरत होगी। एक तरफ हमें जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा, तो दूसरी तरफ जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए भी हमें सोचना होगा कि उन्हें किस तरह से सुरक्षित एक स्थान पर छोड़ा जाए और कैसे हम ये केसेस को कम कर सकते हैं। जी मैम, मुद्दा गंभीर है, नो डाउट। बहुत तकलीफ होती है जिस तरह से छोटे बच्चों को परेशानी देखती हूँ या बड़े बूढ़ों का। लेकिन इसमें जो हमको एक बेस चर्चा करनी है कि ये कुत्ते आज से नहीं है हमारे पास, राइट? ये कुत्ते कई सालों, हजारों सालों से हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि पहले ये ऐसे केसेस नहीं होते थे। आप जानते हैं, ये भी आप न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, ये बहुत अच्छे से अभी बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सरकार के नियमों के तहत एक बहुत सुंदर इसके लिए एक रूल्स बनाए गए थे जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया, एबीसी रूल 2023। अब हमको जो चर्चा करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि हम एक निष्पक्ष चर्चा कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे कि इसके फेवर में या उसके फेवर में। मैं आपको एक मिशन बताती हूँ, पिछले 8 साल से इंदौर से चल रहा है डॉगिटाइजेशन। वो उनका ये प्रयास है कि डॉग बाइट्स को कैसे कम से कम किया जा सके, और उसमें वो मैडम वंदना जैन ने दिन रात काम करके कुछ वाकई में निष्कर्ष निकाले हैं। अगर जिसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते तो आज एक सिनेरियो डिफरेंट होता। लेकिन हम जहां देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे जो रूल्स बने हैं, एबीसी रूल यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023, अगर उसमें आप सिलसिलेवार चलेंगे तो उसका कहीं भी आपको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं दिखेगा, कहीं भी। यानी आप किसी भी रूल को उठा के चर्चा करिए, आप ऑल ओवर इंडिया देखिए, कहीं भी उसका वो रूल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। अगर आज उसका परिपालन होता तो आज स्थितियां बहुत अलग होती। अब अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में आपको सारे उसके शेड्यूल बता सकती हूँ कि क्या क्या करके इसपे सबसे पहले इनकी जनसंख्या पे काबू करना चाहिए। वो उसपे हम अगर बोले, प्रशासन टेरिबली फेल है और प्रॉपर योजना या प्लानिंग के साथ नहीं किया गया, और उसकी वजह से जनसंख्या इतनी हो गई है कि उसको आज काबू करना पॉसिबल नहीं है। अब आप चाहेंगी, जी बिल्कुल मुश्किल हो गया है। दूसरा, हम एक चीज भूल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के बाद इनके लिए खाने पीने की दिक्कतें आ गई। पहले ये बहुत कॉमन सीन था कि जहां पे भी कचरा पड़ा रहता था या जहां हमारी जूठन पड़ी रहती थी, उसमें से ये अपना फूड फरोल के ढूंढ के खा लेते थे। अब आप बताइए, बेसिक नीड पूरी नहीं कर रहे। और ये एबीसी रूल जो है, इसमें अगर एक स्पेशल मेंशन करें, आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है सब प्राणियों के साथ दया का व्यवहार किया जाए। बिल्कुल।
हम क्या दया का व्यवहार कर रहे हैं? अगर हम खाने से ही वंचित कर रहे हैं, प्यार और वो तो सेकेंडरी है, खाना और पानी अगर नहीं मिल रहा तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक वो अग्रेसिव नहीं होगा? यहाँ पे आप बिल्कुल एक निष्पक्ष अप्रोच रख के सोचिएगा कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को भी वंचित किया जाता है तो उसका क्या रोक रहता है? तो वो तो जानवर है। तो इसके लिए हम क्या किया अगर सवाल पूछे, जूठन नहीं है, ये नहीं। अब आप सोचिए, उसके बाद जो एक मेजर चीज एबीसी रूल में कही गई है कि लोकल मॉनिटरिंग एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। आप पूछिए, आप जो अभी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनसे मैं बोलूंगी कि वो अपने शहर में जाके पूछें कि एबीसी सेंटर कितने लोगों के यहाँ है। एबीसी सेंटर यानी नसबंदी केंद्र, श्वान नसबंदी केंद्र ही नहीं है, और अगर केंद्र है तो इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है बहुत बड़ा। आपको बताऊं, एबीसी स्कूल कहता है प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3.3 कहता है, लेकिन आप देखिए पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 34 शहरों में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके पास प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, बाकी सब राम भरोसे चल रहा है कामकाज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, वो जोर देता है जागरूकता पे। क्या नागरिकों को जागरूक किया गया कि इनको खाना पीना देना जरूरी है? नहीं किया गया। तो अगर भूखा प्यासा है वो अग्रेशन होगा, उसके लिए हमने बेसिकली क्या किया? वो क्यों हमने उसको कागजों पे छोड़ दिया? एबीसी रूल का पालन क्यों नहीं किया गया, या क्यों नहीं उसको स्ट्रिक्टली करवाया गया? और स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहे हैं बिना सेंसस हुए, आप हवा में तीर चलाते जाइए, क्या होने वाला है? बिल्कुल शैली जी, चूंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की पहल की गई है, कई बार नियम लेकर आए गए हैं, लेकिन उनका धरातल पर पालन नहीं होता है। एक आदेश जारी कर दिया जाता है लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हो पाता है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब ये आदेश दिया गया इसका कितना पालन हो पाएगा। बनी रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा आगे करेंगे। विनोद अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अजय दुबे। विनोद रस्तोगी की ओर हम रुक कर लेते हैं, सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, ये जो अब आदेश पारित किया गया, ये जो आदेश अब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जाएगी, इन्हें या तो किसी शेल्टर होम में डाला जाएगा, लेकिन ये कैसे संभव है? चूंकि इनकी अगर गिनती हम देखें तो ये लाखों की संख्या में शायद दिल्ली में आवारा कुत्ते होंगे। अब इन्हें किसी एक शेल्टर के नीचे लाना कैसे संभव होगा? चूंकि जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है, उनका एक अपना इलाका होता है, और अब अगर सारे कुत्तों को एक साथ किसी शेल्टर होम में रखा जाएगा तो क्या ये संभव है? और ये संभव है कि वहां पर वो जीवित रह पाएंगे? ये कोई बड़ा काम, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में जो संबंधित एजेंसियां थी वो कहीं ना कहीं आज एक्शन में नजर भी आ रही हैं। अभी जैसे आपने कहा कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनका अपना एक एरिया होता है, ये अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं और उसमें किसी अदर कुत्ते का आना पसंद नहीं करते और ये हिंसक भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही है, मगर इसमें हम एक चीज से दुराए भी नहीं हो सकते। देखा जाए तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो इतने हिंसक नहीं होते। आपके आसपास भी कई जगह कुत्ते देखने को मिलेंगे, मगर अगर आप जिस तरह देखो किसी भी कुत्ते को आप थोड़ा सा खाने को या पानी दे देते हैं तो जिंदगी भर आपके पीछे पूंछ हिलाता हुआ घूमता है, ये होता है। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस तरह से अभी आपने शैली जी ने कहा कि हमने स्वच्छ भारत अभियान का काम, साफ सफाई चालू हो गई, मगर कहीं ना कहीं जो जूठन बस्ती थी, जो हम स्ट्रीट डॉग कचरे में चला जाता था, कुत्ते उसे खा लेते थे, अपना पेट भर लेते थे, अब वो उससे वंचित हैं और कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेवार हम ही लोग हैं। आपने देखा होगा संबंधित एजेंसियां, चाहे दिल्ली की बात करें एनडीएमसी हो या एनसीडी हो, ये स्ट्रीट डॉग को उठाती तो है, उनकी नसबंदी करती है और लाकर फिर से उन्हें छोड़ देती है। हालात यानी कि जहां से उसको उठाया उसी जगह पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद क्या होता है, कोई हिंसक रूप में आ जाता है और कहीं ना कहीं बाइट करता है। अगर देखा जाए तो एजेंसियों का काम है कि अगर आपने स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू किया है तो उसको नसबंदी करने के बाद उसे शेल्टर होम में रखा जाए। अगर उसको कुछ समय शेल्टर होम में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उस माहौल का वो आदी हो जाता है और वो हिंसक नहीं होता। उसके बाद अगर आप उसे बाहर भी छोड़ते हो तो वह नहीं करता है, क्योंकि ऐसी कई एनजीओ हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं और वहां इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल वाकई यही है कि एक बार फिर से फरमान तो जारी किया गया, लेकिन उस फरमान का
पालन कितना होगा, ये सवाल बना रहेगा, बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। अजय दुबे जी की ओर हम रुख कर लेते हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है कि चूंकि क्या सिर्फ श्वान यानी कि क्या सिर्फ आवारा कुत्ते ही परेशानी है, या फिर चूंकि सड़कों पर तो हम देख रहे हैं कितने आवारा पशु घूमते हैं और आवारा पशुओं की वजह से कितने हादसे भी होते हैं, चाहे हम आवारा गायों की बात करें, आवारा बैल की बात करें, तमाम जो कई जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर घूमते हैं। तो क्या अब आगे ये होगा कि जितने आवारा पशु हैं उन सभी को किसी शेल्टर होम में डाला जाए? चलिए, फिलहाल अजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शैली जी की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे। शैली जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि क्या परेशानी सिर्फ आवारा कुत्ते हैं या फिर परेशानी वो सब आवारा जानवर हैं जो सड़कों पर खुले में घूमते हैं? तो उन पर अब क्या फिर उनके लिए क्या प्रावधान लाएगा सुप्रीम कोर्ट? जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, वो आर्टिकल 51 को ध्यान में रखते हुए को एग्जिस्टेंस, दे आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लिविंग। तो अगर हम सब चीजें हटा देते हैं तो हमें उसके आगे ये भी देखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ाएगा तो उससे कोई नई समस्या तो नहीं आन पड़ेगी। आप इस मामले में, मैं आपको डॉग्स के बारे में बता सकती हूँ ज्यादा अच्छे से, कि डॉगिटाइजेशन ने जब इतने स्ट्रिक्टली इतना लोगों को मेहनत करके इतना कुछ किया है कि आप देखिए इंदौर में ये समस्या पे या अवेयर सिटीजन की नंबर बढ़ने से प्रॉपर टाइम पे बहुत जगह आपको कुंड रखे मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगा। अब इंदौर में चूंकि गाय ऑलरेडी हटा दी गई है तो उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन श्वान के साथ अगर शैली जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, फिलहाल शैली जी से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजय जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि इसके पहले भी अगर हम बात करें आवारा गायों की, तो उनके लिए भी गौशालाएं बनाई गई थी कि जो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, जो सड़कों पर आवारा गाय हैं, चूंकि गायों को कहीं ना कहीं पूजनीय भी माना जाता है, तो उनके लिए तो गौशालाएं बनाई गई, लेकिन गौशालाओं में गायों की क्या दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसे में अगर डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उन शेल्टर होम्स में ये जो डॉग्स हैं, ये जो श्वान हैं, वो सुरक्षित रहेंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो नई व्यवस्था है उसमें क्या है कि जो कुत्तों के जो अटैक हो रहे थे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, तो ये हम अभी भी सबक नहीं सीखेगा और सावधानी से यदि उनका जो संरक्षण है, उनकी रखरखाव नहीं करेगा तो उसकी कीमत इंसान को चुकानी पड़ेगी। और ये भविष्य में एक चुनौती भी है कि ये कहाँ पे शेल्टर होम बनेंगे, उनकी व्यवस्था क्या होगी, जो लोग इनके संरक्षण के लिए डॉग्स के काम करते हैं, सिविल सोसाइटी, उनको कहाँ तक स्वीकार होगा। तो ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि गौशाला की दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं। गौशाला के अलावा हम तो इंसानों के जो वृद्ध आश्रम है उनकी दुर्दशा हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को अब संवेदनशील और जागरूक होकर सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार इनके लिए जो भी व्यवस्था होगी उसका पालन करना होगा। अन्यथा ये बच्चों के लिए, हम लोग आज भी यदि नहीं चेतेंगे तो बच्चों के लिए संकट होगा और बुजुर्गों के लिए होगा। जी, हेलो जी जी, बिल्कुल, वाकई। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि अब ये जो नया नियम लाया गया है, और चूंकि गौशाला की स्थिति हम देख रहे हैं कि गौशाला में किस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है, तो अब ऐसे में जो शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे इन आवारा कुत्तों के लिए, क्या वो शेल्टर होम कहीं सफल होंगे या नहीं होंगे, और उन शेल्टर होम्स में इन कुत्तों की क्या स्थिति होगी, क्या सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी सवाल बना रहेगा। शैली जी की ओर एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। शैली जी, एक और आपसे सवाल कि ये जो परेशानियां हम देख रहे हैं जो सामने आती हैं, ये ज्यादातर कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही देखी जाती हैं। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में उतनी ये समस्या अभी विकट नहीं है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये समस्या ज्यादा है। क्योंकि इसके पहले आपने जो मुद्दा उठाया था कि स्वच्छता अभियान
जिस तरह से हम चला रहे हैं, शहर को साफ किया जा रहा है, तो इनके खाने की वहां पर अब कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इनके लिए खाने को भी पर्याप्त है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है। ये तो है ही मैडम। प्लस क्या होता है, आप एक चीज देखिएगा, आप इन जनरल मतलब कि ग्रामीण अंचलों में एक अभी भी वो जो भाव है जानवर के साथ रहना है, तो उन्होंने सीखा हुआ है, वो उनके अंदर अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे शहरीकरण हो गया ना कहीं मानव को डोमिनेंस वाला फैक्टर हावी हो गया, और उसको कोई भी नहीं चाहिए, सड़क पे गाय नहीं चाहिए। पहले भी रहते थे, गाय सींग वाली थी पहले भी, कोई ऐसा नहीं है कि अब कोई नई आई है। पहले भी डॉग्स थे, डॉग्स को हम ही लेके आए हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में। ये आपको मैं बता दूं कि अभी क्रुएल्टी मेट्रोपॉलिटन में इसलिए है, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल बहुत बढ़ गई है। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट, फिर हम लॉ पे आ जाते हैं घूम फिर के। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन वही बात है, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हर आदमी आज खुला घूम रहा है। इतनी ज्यादा क्रुएल्टी हो रही है जानवर के साथ, तो वो पलट के रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं रिएक्शन देगा वो? आप उसको डंडा मार रहे हैं, आप उसको पत्थर मार रहे हैं। मतलब ये जो जीव हमारे साथ गाय या कुत्ता है, ये दया और प्यार के शिक्षक हैं। ये हमें, आप अगर कभी, मैं चाहूंगी डॉगिटाइजेशन मिशन को एक बार यहाँ हाईलाइट करिए। उन्होंने सिर्फ पूरा काम 8 साल इसलिए किया कि को एग्जिस्टेंस पे ही काम किया है उन्होंने, कि को एग्जिस्ट कैसे करना है, उसके लिए कुछ हमको आगे आना पड़ेगा। कुछ जानवरों के प्रति हमें ऑफकोर्स स्ट्रिक्टनेस जहाँ जरूरत है बरतनी पड़ेगी। क्लियर एबीसी कहता है जो अग्रेसिव है उसको शेल्टर में रख के उसका बिहेवियर। सवाल ये भी है कि अगर इन सभी जानवरों को, इन कुत्तों को एक साथ एक शेल्टर होम में लाया गया, क्योंकि जो कुत्तों की प्रवृत्ति है वो अपने एक एरिया में रहते हैं और वो अपने एरिया में किसी दूसरे कुत्ते को नहीं आने देते। अब ऐसी प्रवृत्ति के कुत्तों को अगर एक साथ रखा जाएगा तो क्या ये उनके लिए खतरनाक नहीं होगा? बहुत भयावह सीन होगा। क्षेत्रवादी जानवर को कभी भी हम नहीं रख सकते हैं। बेहतर होता, जो हमारा मिशन कहता है डॉगिटाइजेशन, कि आज हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए, हम सरकार के ऊपर कितना बड़ा बोझा लाद रहे हैं। आप एक चीज समझिए, जो अल्टीमेटली इतना बड़ा शेल्टर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, अग्री, उसके बाद रिसोर्सेस चाहिए उस लेवल के। आज क्या हो रहा है, ये सब हो तो हमारे ही पैसे से रहा है ना। अल्टीमेटली हम अपने आप को, सरकार को, दोनों को बर्डनाइज कर रहे हैं। उसकी बजाय, जैसा हम कहते हैं कि अगर हम गली के कुत्ते को बेसिक जरूरतें पूरी कर दें, अगर ऐसा, मतलब बेसिक जरूरतों में सिर्फ खाना, पानी और उपचार है, छोटा मोटा एंटी रेबीज प्रॉपर टाइम पे लगा दिया जाए, वैक्सीनेशन, ये सब प्रोविजन लॉ ने अवेयरनेस क्रिएट करने को बोला गया है, जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई है। अगर ये थोड़ी सी, कई बार कुत्ते के काटने से नहीं आदमी टेरराइज होके गिर जाता है, भयभीत हो रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा अवेयर होगा ना नागरिक, तो वो भयभीत नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ कितने सारी ऐसी चीजें डॉगिटाइजेशन ने 8 साल की मेहनत, ना सिर्फ, मैं नाम बार बार ले रही हूँ, ना सिर्फ नागरिकों के लिए, उसने जगह जगह दरवाजा खटखटा के सरकार को, प्रशासन को हर जगह जूते घिस घिस के बताया, लेकिन प्रशासन ने, अफसोस ये है कि उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। और एक ये फैसला आने के बाद जितने लोकल लीडर्स हैं या ऑफिशियल हैं, उनको ये बहुत इजी लग रहा है, वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जान ही नहीं पा रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू फीड, इतना आसान नहीं है डॉग को फीड करना, इतनी लड़ाइयां होती हैं आपस में। तो क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या हम क्या के लिए भेज रहे हैं उनको? हम अपने को बचा के इससे मार दीजिए सारी इकट्ठा, वो बेटर है बजाय ये सब करने के। आप बिल्कुल शैली जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी, और चूंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर हम चर्चा करें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, और चर्चा हमारी निरंतर जारी रहेगी, लेकिन जरूरत है एक निष्कर्ष की, एक समाधान की, जो कि कहीं ना कहीं ठोस समाधान निकालना होगा, जरूरत है। क्योंकि कहीं अगर हम बात दोनों पक्षों की करें, चाहे व्यक्ति हो या फिर जानवर हो, दोनों की ही सुरक्षा, दोनों की ही जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप सभी का राधि टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बताते चलें कि कोर्ट की तरफ से अब ये फरमान तो जारी कर दिया गया है, जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें
एक शेल्टर में भेजा जाए जहां पर उन्हें रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो फरमान जारी किया गया है, अब उस फरमान का धरातल पर कितना असर होता है, क्योंकि इसके पहले भी कई निर्देश दिए गए हैं, कई मुहिम चलाई गई है, नसबंदी को लेकर कई बार काम किया गया, लेकिन हर बार मात्र कागजों तक ही अब जो ये फरमान है वो रह जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी धरातल पर ये कभी सफल नहीं नजर आ पाते। अब ऐसे में सवाल यही रहेगा कि आखिरकार अब कोर्ट की तरफ से जब ये फरमान जारी किया गया, जब ये निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को लेकर, तो क्या ये धरातल पर भी उतने ही गंभीर रूप से नजर आएंगे या नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नांदेड़ टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।